Bismillahirrahmanirrahim. This is Computer Science Second Annual Examination 2025, and I am giving you a complete solution of Part B, Section B in two different sessions. आपको मैं solution के साथ साथ आपको बताऊंगा कि आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसमें क्या चीज रिक्वायर्ड है और क्या चीज से अवॉइड करना चाहिए, और एग्जाम की टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। Section B, question number 2, that is first part. What is natural system? Give two examples. Definition and examples. A natural system is a system that exists in nature and it is not made by human. It works according to natural laws and processes. Example: solar system, human nervous system. These are examples of natural systems. ओके, इसमें क्या टिप है? फुल मार्क टिप। फर्स्ट राइट द डेफिनेशन। आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने इसके दो एग्जांपल्स देनी है क्योंकि उसने पूछा हुआ उसमें। यूज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नेचुरली इन द आंसर सच एज। किस तरह के आपने स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करने, जैसे कि नेचर, नॉट मेड बाय ह्यूमन एंड नेचुरल प्रोसेसेस। सेकंड इसका और पार्ट है, What is meant by decomposition? Decomposition से क्या मुराद है? Decomposition definition and importance. It is a computational thinking technique. ये computational thinking technique है. A complex problem is broken into smaller and manageable parts. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को हम क्या कर देते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, जिनको हम इजीली मैनेज कर सके। It makes problem solving easier. Each smaller parts can be understood, solved and tested separately. जो आप किसके छोटे छोटे हिस्से करते हैं वो क्या होने चाहिए, वो अच्छे तरीके से आप उसको अंडरस्टैंड करने होने चाहिए और उसमें कोई रिजल्ट आना चाहिए ताकि आप उस रिजल्ट को दोबारा फिर कंबाइन करके पूरी की पूरी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सके। Full marks tip is use words like computational thinking. Computational thinking के आपने वर्ड यूज करने हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आप स्मॉलर प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देते हैं। स्मॉलर पार्ट्स होते हैं एंड मैनेजेबल पार्ट्स होती है जिनका सोल्यूशन एग्जिस्ट होता है। These make the answer stronger. Next, second part is write any two differences between RAM and ROM. RAM और ROM के दो आपने डिफरेंसेस बताने हैं। डिफरेंस इन फॉर्म ऑफ टेबल, मैं टेबल की फॉर्म में डिफरेंस दे रहा हूं। नंबर वन इज रैम इज वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी मींस जब तक आप इसको वोल्ट देते रहेंगे ये काम करती रहेगी और जब इसको वोल्ट देना बंद कर देंगे तो ये भी स्विच ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो रैम। रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसका वोल्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, वोल्ट दे या ना दे। ठीक है, तो इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। एग्जाम्पल, डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। जब पावर ऑफ करेंगे तो डेटा इसमें से लॉस हो जाएगा। डेटा रिमेन्स स्टोर्ड इवन व्हेन पावर इज ऑफ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसका पावर के साथ कोई चक्कर नहीं है, जस्ट आप क्या करें, इसको पावर दे या ना दे डेटा इसमें रहता है। यूज फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ये टेम्परेरी स्टोरेज के तौर पर यूज की जाती है जबकि वो परमानेंट स्टोरेज के तौर पर यूज की जाती है। किस लिए परमानेंट स्टोरेज होती है? ये इंस्ट्रक्शंस के लिए। यूज फॉर परमानेंट स्टोरेज फॉर इंस्ट्रक्शंस। और इसकी टिप ये है, टेबल फॉर्म गिव अ नीट प्रेजेंटेशन। आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो देन यू हैव टू solve this question in form of a table. Use strong words inside the answer such as volatile. Volatile के words आपने लास्ट में यूज करना है। नॉन volatile का वर्ड लास्ट में यूज करना है। टेम्परेरी और परमानेंट
का वर्ड भी आपने यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का और पार्ट इज राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में कंप्यूटेशनल थिंकिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है? Computational thinking is important in problem solving because क्यों? It helps to break complex problem into smaller parts. इसकी मदद से ही हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, जो हमारी बहुत बड़ी मुश्किल होती है, उसको हम क्या कर ले लेते हैं, स्मॉल प्रॉब्लम्स में, स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसे पार्ट्स जो कि मैनेजेबल हो और वो सोल्यूशन प्रोवाइड करे। It helps to identify patterns and relationship. It helps to design logical step-by-step solution. It enables the development of efficient program. और इसकी टिप्स क्या है? फुल मार्क्स की टिप क्या? Since the question asks importance, write the answer in clear points instead of one vague paragraph. कहता है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें इंपॉर्टेंस आपने शो करनी है, तो आपको आंसर पॉइंट्स के फॉर्म में देना होगा, बजाय इसके कि आप एक लॉन्ग एक पैराग्राफ में आंसर दे दें। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस, गिव टू एग्जांपल्स। बहुत आसान क्वेश्चन है। Input devices are hardware devices used to enter data and instructions into a computer so that the computer can process them. ऐसी डिवाइसेस होती हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस होती है, जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड कर सके। डेटा क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि वो कंप्यूटर उस पर प्रोसेस कर सके। एग्जांपल्स: कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं इनपुट डिवाइसेस की। और आपने क्या करना इसके लिए? ऑलवेज राइट द डेफिनेशन फर्स्ट एंड देन टू एग्जांपल्स। आपने पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है और फिर इसके दो एग्जांपल्स बतानी है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स शुड अपीयर नेचुरली इन द आंसर सच एज हार्डवेयर। हार्डवेयर का आपने लास्ट में डिस्कस करना है, क्योंकि वो इनपुट डिवाइसेस की बात कर रहा है, तो डिवाइसेस हार्डवेयर में होती है। डेटा की बात करता है, क्योंकि डेटा आपने एंटर करना होता है इनटू कंप्यूटर। एंड इंस्ट्रक्शंस, और फिर सिस्टम ने क्या करना होता है, सिस्टम ने वो इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना होता है। इसका और पार्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये जावास्क्रिप्ट का एक कोड दिया गया है, इसकी आउटपुट वो आपसे पूछ रहा है। तो कोड में क्या लिखा? द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड विल बी कंप्यूटर साइंस। क्योंकि ये देखिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये वो चीज होती है, ये वो फंक्शन होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फंक्शंस कह ले या मेथड कह ले, जो क्या करता है, इसके वैल्यू को जो आप इसके अंदर डबल कोटेशन में लिखेंगे वो कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट करता है, एज ए आउटपुट के तौर पर हमें वो शो करवाता है, जो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिखेंगे। अगर हम डबल कोटेशन में लिखेंगे तो वो एज इट इज शो करेगा। अगर हम डबल कोटेशन के बगैर लिखेंगे, जस्ट आप ए लिखेंगे, तो फिर वो इसको कंसिडर करेगा कि ये एक वेरिएबल है, वो इस वेरिएबल की वैल्यू को शो करेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, फोर्थ पार्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट, दैट इज सीयू एंड सीपीयू। The CU, that is control unit, is a part of the CPU that controls and coordinate all operations of the computer. It manages the flow of data and control the execution of instructions by sending control signals to other parts of the computer system. अब देखिए इसमें कौन कौन से वर्ड्स आपने यूज करने हैं। Use strong wording in the answers such as control,
जैसे मैंने यूज किया कंट्रोल, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स। सेकंड वन इज कोऑर्डिनेट, फ्लो ऑफ डेटा। क्यों? ये देखिए, इट मैनेजेस द फ्लो ऑफ डेटा एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और ये क्यों क्या करता है? और इंस्ट्रक्शंस को भी एग्जीक्यूट करता है। तो इसलिए आपने इस तरह के वर्ड्स को लाजमी यूज करना है। इसका और पार्ट है राइट टू यूजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के दो यूजेस आपने बताने, इस्तेमाल बताने हैं। टू कॉमन यूजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आर ऑनलाइन स्टोरेज ऑफ फाइल्स एंड डेटा। आप क्या कर सकते हैं? अपनी फाइल्स और डेटे को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हो। इसका फायदा क्या होगा कि आप किसी एक डिवाइस पे डिपेंड नहीं होगे, किसी डिवाइस को भी यूज करते आप यूज कर सकते हो। और दूसरा फायदा होगा कि आप किसी एक लोकेशन पे डिपेंड नहीं होगे, आप किसी जगह से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। एक्सेसिंग सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। और इससे क्या कर सकते हो आप? सॉफ्टवेयर और सर्विसेज को भी इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। Cloud computing also makes sharing data and working from different location and easier. इससे क्या होता है? सबसे बड़ी बात, इसमें आप डेटे को शेयर भी कर सकते हो। मेरे पास एक फोल्डर है, मैंने उसमें डेटा रखा हुआ। जैसे कि अगर आप मुझे कहते हैं कि सर मुझे स्लाइड शेयर कर दे, तो पहली बात है कि चलिए अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, मैंने आपको बताना भी था। आपने क्या करना है कि चैनल पे जाना है, वहां पे मेरा ईमेल लेना है, क्योंकि मैं ईमेल अगर लिखूंगा ना कमेंट में, तो यूट्यूब कभी भी नहीं वो उसको फॉरवर्ड करेगा। तो इसलिए मैं आपको कमेंट में ईमेल नहीं लिख के दे सकता। तो आपने चैनल में जाना है, वहां से क्या करना है? ईमेल लेना है और मुझे ईमेल कर दे कि सर मुझे ये डेटा चाहिए, ये पास पेपर चाहिए। तो मैं आपको विद इन टाइम, जैसा मुझे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह मैं आपको ना लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। तो दिस इज व्हाट इज दिस इज क्लाउड कंप्यूटिंग। Cloud computing also makes sharing data and working from different locations easier. Full marks की tips क्या? Write to clear uses only. Short, direct points are usually enough to get full marks. Fifth part is write down the difference between data bus and address bus. Any 2 points. Data bus. Data bus is used to transfer the actual data. क्योंकि आपको पता है कि सिस्टम्स के अंदर जब डेटा ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मीन वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, तो वो डेटे को ट्रांसफर करने के लिए बसेस यूज की जाती है, जिसको हम केबल्स भी कहते हैं। जो केबल्स होती है, जो लाइंस होती है, वो जस्ट लाइक अ वर्किंग एज अ बसेस, यूजुअली बाई डायरेक्शनल। और ये बाई डायरेक्शनल है, यानी कि ये वन वे नहीं है कि ये एक तरफ डेटा जाएगा, ये दोनों तरफ डेटा आ सकता है। ठीक है, डेटा बस बाई डायरेक्शनल है। एड्रेस बस ट्रांसफर मेमोरी एड्रेस। ये एड्रेस बस क्या करती है? एड्रेस बस के पास एड्रेस होता है कि आपने किस जगह से डेटे को पिक करना है और कहां पे डेटे को ड्रॉप करना है। ठीक है, उसका सोर्स एड्रेस और टारगेट एड्रेस इसका इसके पास होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस। यूजुअली यूनी डायरेक्शनल, और ये ज्यादातर यूनी डायरेक्शनल ही होती है। Both buses are used for communication between the CPU, memory and other components. ये देखिए, ये इनके दरमियान कम्युनिकेशन होती है। किसके? CPU के दरमियान, मेमोरी के दरमियान, कैशे मेमोरी के दरमियान एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। टिप्स इसकी क्या? फॉर अ स्ट्रॉन्गर आंसर क्लियरली मेंशन वन पॉइंट अबाउट व्हाट इज ट्रांसफर्ड, क्या ट्रांसफर क्या करती है, एंड वन पॉइंट अबाउट डायरेक्शन। और पार्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉलोइंग टैग। इन टैग का क्या यूज है, क्या मकसद होता है? जो कि बोल्ड टैग और अंडरलाइन टैग। द बी टैग इज यूज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। बोल्ड करने के लिए आपने क्या करना है? जिस टेक्स्ट को बोल्ड करना है, आपने क्या करना है? उसके स्टार्ट में और उसके एंड में आपने ये टैग लगा देना है। एंड में लगाएंगे तो क्लोजिंग टैग के साथ लगाएंगे, स्टार्ट में लगाएंगे तो जस्ट आपने बी का टैग लगा देना है। The U tag is used to underline
और इसको अंडरलाइन करने के लिए हम यूज करते हैं किसी भी टेक्स्ट को। जिस टेक्स्ट को आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आपने क्या करना, उसके स्टार्ट में और एंड में आपने यू टैग लगा देना है। एंड में लगाने का मकसद होता है कि ये उसकी एंड बाउंड्री होती है, इससे आगे उसको अंडरलाइन का हमें इफेक्ट नहीं चाहिए, इसलिए हम क्लोजिंग टैग यूज करते हैं। These tags are used for basic text formatting in HTML. To get full marks, write each tag separately with its functions. Keep the answer simple and exact. Next question number 6, mean part 6. Write a short note on ports. Give 2 examples. Ports क्या होती है उसके बारे में बताना आपने और इसकी 2 एग्जांपल्स आपने बतानी है। Ports are physical connection points on a computer that are used to connect external devices. किस लिए यूज की जाती है? एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स यूज की जाती है। They allow communication and data transfer between the computer and peripheral devices. Example, USB port is one of the example. Second is HDMI port. How to get full marks? Since the question says short note means write 2 short lines for definition and function, जिसमें define करना है और उसकी functionality आपने बतानी है. Then give 2 examples. इसका और part, what is the purpose of information privacy? Information privacy क्या होती है और इसका क्या मकसद होता है? Information privacy means protecting personal and sensitive data from किससे? Unauthorized access, जिनके पास एक्सेस ना हो उन लोगों से, मिसयूज होने से और डिस्क्लोजर होने से। Its purpose is to keep information, और इसका मकसद ये होता है कि इसको क्या कर सके, सेफ, सिक्योर एंड कॉन्फिडेंशियल डेटा होना चाहिए। To get full marks, use words like protecting data, unauthorized access, misuse, and confidential. These improve answer quality. Session 1 recap what we covered. इस सेशन में हमने क्या क्या कवर किया? Natural system and decomposition, RAM and ROM, computational thinking, input devices and code output, control unit and cloud computing, data bus, address bus, and HTML tags, ports and information privacy. Student study advice. Revise both the main parts and the OR part in board exam. Preparation of both sides gives more confidence. This is computer science second annual exam section B, and I will cover the half remaining part of the section B. Part 7th is list down any 2 phases of design thinking. List down any 2 phases of design thinking. Some phases of design thinking are empathize, define, ideate, prototype, test. Any 2 of these phases can be written. Design thinking is a creative and user-centered approach to problem solving. How to get full marks? Although the question asks for any 2, it is better to learn all 5 phases. Clear? Our part is differentiate between static and dynamic websites, any 2 points.
स्टैटिक वेबसाइट, कॉन्टेक्स्ट रिमेन्स फिक्स्ड। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जिनका कॉन्टेक्स्ट, जिनके कंटेंट्स क्या होते हैं, वो रिमेन फिक्स होते हैं, कंटेंट्स फिक्स रहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपका जीमेल का फर्स्ट पेज, जब आप जीमेल का फर्स्ट पेज ओपन करते हैं तो मैं भी ओपन करूंगा तो आपको भी वही नजर आएगा, आप ओपन करेंगे तो आपको भी वही यूजर नेम एंड पासवर्ड का पेज नजर आएगा, दैट इज स्टैटिक पेज। लेकिन जब आप यूजर नेम एंड पासवर्ड लगाते हो तो आपको अपनी ईमेल नजर आती है, और मैं लगाऊंगा तो मुझे अपनी ईमेल नजर आ जाएगी। तो आपकी वो टेबल नंबर ऑफ ईमेल्स डिफरेंट है, मेरी नंबर ऑफ ईमेल डिफरेंट है। तो इसके बाद वाला जो पेज होता है वो डायनेमिक पेज होता है, जो कि डेटाबेस से वैल्यू लेके आता है और अकॉर्डिंगली वो पेज को डिस्प्ले करता है। तो हम क्या कह रहे थे, स्टैटिक पेज कौन से होते हैं, जो जिनके कंटेंट्स रिमेन फिक्स होते हैं, यूजुअली मेड विद सिंपल HTML पेजेस, और इसमें जस्ट आपने सिंपल HTML पेजेस यूज करने होते हैं और कुछ भी नहीं होता, डेटाबेसेस वगैरह कुछ नहीं होती, ठीक है, सिर्फ स्टैटिक पेज होते हैं, फिक्स पेज होते हैं जिसको हम कहते हैं। लेस इंटरेक्टिव होती है, इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होती, जस्ट एक टेक्स्ट लिखा होता है, जस्ट लाइक अ कैटलॉग। डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है, कंटेंट कैन चेंज, इसके कंटेंट चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द इनपुट। जैसा कि आप किसी यूनिवर्सिटी की फी की बात करते हैं तो वो फी जो कि डेटा होता है वो एवरी सेमेस्टर वाइज या ईयरली वो रिवाइज होती है, वो कहां से होती है, वो डेटाबेस से होती है, अपडेट होती है। ऑफन यूजेस स्क्रिप्ट्स एंड डेटाबेसेस, इसमें स्क्रिप्ट्स और डेटाबेसेस यूज की जाती है। मोर इंटरेक्टिव, और ये मोर इंटरेक्टिव होते हैं, क्लियर, यहां आप कोई इनपुट दें उसके मुताबिक वो आपको आउटपुट पेज डिस्प्ले करेगा। हाउ टू गेट फुल मार्क्स, to make the answer stronger, write 1 point about content, 1 about technology and 1 about interaction. ये अपने पॉइंट्स लाजमी लिखने। Part 8 is write down any 2 features of first generation of computer. First generation के features लिखने हैं आपने दो। The main feature of first generation computers were use vacuum tubes. Vacuum tubes use करते थे। वेरी लार्ज इन साइज, और वो बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते थे। कंज्यूम्ड हाई इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा कंज्यूम करते थे। प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ हीट, और लॉट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस करते थे। यूज्ड मशीन लैंग्वेज, और वो मशीन लैंग्वेज यूज करते थे, मींस कि कोड जो प्रोग्राम लिखते थे वो मशीन लैंग्वेज से रिलेटेड होता था। यानी कि आजकल जो कोड हम लिख रहे होते हैं, हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिख रहे होते हैं, वो मशीन कोड में लिखा जाता है, जैसे समरी लैंग्वेज होगी, बाइनरी लैंग्वेज होगी, ठीक है, उसको यूज करते हुए कोड लिखते हैं, लिख लेते थे वो ऐसी मशीन्स। Any two of the above features can be written in the exam. And what's the tip for the exam? Write at least 2 strong features clearly. The best point are vacuum tubes, large size and high electric consumptions. ये इसके बेस्ट आंसर्स हैं। इसका और पार्ट है, correct any 4 errors in the HTML code. HTML का कोड दिया गया, आपने इसके 4 एरर्स को इंडिकेट करना और बताना है, उसको कैसे ठीक करते हैं, उसको दुरुस्त भी करना है। इसमें देखिए ये HTML स्टार्ट तो उसने कर दिया, HTML को क्लोज नहीं किया इसने। इसके बाद इसने हेड टाइटल लिखा, टाइटल लिखा, ये देखिए हेड इसने लिख दिया, टाइटल लिखा ही नहीं है, जबकि टाइटल इससे पहले आएगा क्लोजिंग के साथ, हेड भी क्लोजिंग के साथ आएगा। बॉडी इसने स्टार्ट किया, बॉडी को क्लोज नहीं किया, पैराग्राफ पहले क्लोज कर दिया जबकि स्टार्ट बाद में कर रहा है, ठीक है। तो ये सब एरर से इसका करेक्ट कोड क्या है वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। करेक्ट कोड इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने HTML से स्टार्ट करना है, इसके बाद आपने हेड लगाना, टाइटल, टेक्स्ट लिखा आपने, जो इसका टाइटल लिखा आपने, टाइटल को पहले क्लोज करना, हेड को बाद में क्लोज करना। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
आपने ये नहीं कि हेड को पहले स्टार्ट किया तो पहले क्लोज करेंगे, नो, जो पहले स्टार्ट करेंगे उसको बाद में क्लोज करना है। हेड के बाद हमने टाइटल को क्लोज स्टार्ट किया था ना, तो टाइटल को पहले क्लोज करेंगे, जैसे क्लोजिंग के साथ वो डैश लगाते हैं। ये हमने हेड को क्लोज कर दिया, बॉडी स्टार्ट की और लास्ट में बॉडी को भी क्लोज करेंगे बिफोर HTML क्लोजिंग टैग। इसके बाद पैराग्राफ स्टार्ट किया, जबकि उस क्वेश्चन में पहले क्लोजिंग टैग लगा हुआ था। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर लिखा आपने पैराग्राफ स्टार्ट के साथ और क्लोजिंग के साथ, फिर इसके बाद आपने बॉडी को क्लोज कर दिया और इसके बाद HTML टैग को क्लोज कर दिया। The errors were mainly in the incorrect opening and closing tag. ज्यादातर एरर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग से रिलेटेड थे। इसके फुल मार्क्स के लिए आपको क्या करना होगा, इन करेक्शन क्वेश्चंस राइट द करेक्टेड फॉर्म नीटली, क्लोजिंग टैग्स आर कॉमनली टेस्टेड सो चेक देम केयरफुली। आपने क्लोजिंग टैग अच्छे तरीके से करने हैं कि इसने क्लोज किया प्रॉपर या नहीं। एक क्लोजिंग भी हो सकता है और सेकंड इसमें पॉइंट ये कर ले सीक्वेंस ऑफ द टैग, ठीक है, जिस सीक्वेंस से ना आपने ओपन करने ना उसके रिवर्स सीक्वेंस से आपने इसको क्लोज करने हैं, ठीक है। यानी आपने ए ओपन किया, बी ओपन किया, सी ओपन किया, तो क्लोज करते वक्त आपने पहले सी को क्लोज करना है, फिर बी को, फिर ए को। Question, sorry, part 9th is write a JavaScript statement to declare and initialize a variable. आपने एक JavaScript statement लिखनी है जिसमें आपने उसको डिक्लेयर भी करना है और उसको वैल्यू भी असाइन करनी है, जो कि इनिशियलाइजेशन कहलाती है। आपने लिखा वेरिएबल x इक्वल टू 10। अगर आप सिर्फ लिखते वेरिएबल x, अगर आप ये देखें आप लिखते वेरिएबल x, तो मैंने क्या किया, मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन, ठीक है। अगर मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया उसी वक्त मैं लिखा वेरिएबल a इक्वल टू 10, तो मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया और वेरिएबल को वैल्यू भी दे दी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, वेरिएबल को स्टार्ट कर दिया वैल्यू के साथ। Here, var is the keyword used to declare a variable. var से ही आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर var से करते हैं या फिर लेट से करते हैं, ये दो वर्ड्स कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो आपने var से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। x इज द वेरिएबल नेम, ये एक x एक वेरिएबल नेम होता है और आपको पता होना चाहिए वेरिएबल नेम्स के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना हो टोटल मार्क्स तो कैसे करेंगे, आइडिया है आपको? अगर आप लिखेंगे टोटल लिख के स्पेस दे देंगे मार्क्स, तो ये रॉन्ग वेरिएबल डिक्लेरेशन होगी, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल नेम के दरमियान कभी भी स्पेस नहीं आती, ठीक है। तो आपने रूल्स इसके देखने हैं कि कौन कौन से रूल्स होते हैं, अगर नहीं पता तो मुझे बता दे, ठीक है। तो आप अंडरस्कोर को एज ए वेरिएबल के दरमियान यूज कर सकते हो, टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, तो ये एक वैलिड वेरिएबल है। एंड 10 इज द इनिशियलाइज वैल्यू असाइंड टू इट, और 10 वैल्यू इसको असाइन की गई है। डू नॉट राइट ओनली द कोड, वन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मेक्स द आंसर मोर कंप्लीट एंड स्ट्रॉन्गर। तो आपने उसने कोड का, आपने क्या करना है कि एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिख देनी है ताकि वो अच्छे तरीके से समझ सके और आपको फुल मार्क्स देने पे मजबूर हो जाए। नेक्स्ट इसका और पार्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट बताना है, ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है और आज के जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर काम करते हैं इसी की अप्रोच पे, इसी की स्ट्रेटेजी पे आज के मॉडर्न कंप्यूटर काम कर रहे हैं। Von Neumann architecture is a computer design model in which both data and instructions are stored in the same memory. कि मेमोरी में ही इसका डेटा भी स्टोर किया जाता है और इसकी इंस्ट्रक्शंस भी स्टोर की जाती है। Its main components are the input unit, output unit, memory unit,
control unit, and arithmetic logical unit. The CPU fetches data and instructions from memory and the process them. Full marks tip is for a strong 2-mark answer, mention both the same memory idea and the main components. Part 10 is what is the purpose of operators in JavaScript? JavaScript में ऑपरेटर का क्या काम होता है? Operators in JavaScript are symbols used to perform operations on variables and values. They are used for arithmetic calculation, comparison, and logical operators in a program. Arithmetic calculation means plus, minus, multiplication, remainder operator, or division. Comparison operator, double equal, less than equal to, greater than equal to, not equal like this or like this, and logical operator. Logical operator means and. In JavaScript, we are using and like this, and or pipe sign, and not like this. These are all the operators used in JavaScript. Examples: arithmetic operators, plus, minus, multiplication, division. Comparison operator, double equal, comparison, greater than, less than, not equal to, less than equal to, or greater than equal to. To get full marks, first define operators, then write 1 or 2 examples. This is enough for a strong answer. Core part is write down any 2 differences between discrete and continuous data. Discrete data has separate and countable values in discrete data. Example, number of students. Continuous data can have any value within a range. Example, temperature. To get full mark, one difference about the type of values and one example for each type is a very good exam answer. 11th part is why is debugging important in programming? प्रोग्रामिंग में डिबगिंग क्यों यूज करते हैं और ये क्यों लाजमी है? Debugging is the process of finding and correcting errors in a program. बग होता है एरर को, बग का मतलब था एरर, ओके, और डीबग करना, उसको निकाल देना, और डीबगिंग इज प्रोसेसिंग, ऐसे काम करने को हम डीबगिंग कहते हैं. It is important because it helps the program run correctly, improves accuracy, and makes the output more reliable. Full marks tip: write the meaning first and then mention why it is important. This makes the answer balanced and complete. Our part is briefly explain the concept of phishing. Phishing is a type of cyber attack in which a user is tricked into giving personal information such as username, passwords, or bank details. It is usually done through fake email. ये कैसे किया जाता है? फेक ईमेल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, और वेबसाइट that appear
real. Full marks tip. Use clear words like fake email, passwords, personal information, and cyber attack. Exam strategy for section B. What is the strategy for section B? How to secure full marks? आप full marks कैसे लेंगे? Number one, write the definition first. आपने कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने उसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिखनी है. Add examples where needed और फिर बाद में आपने उसकी एग्जाम्पल्स देनी है जहां पर उसकी जरूरत हो. For differences, use table from और clear comparison point. अगर differences के बारे में पूछा जाता है तो उसके लिए वो कहता है कि टेबल बनाएं और comparison points के साथ आप इसको लिखें. Keep the answer short. शॉर्ट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए एंड मीनिंगफुल होना चाहिए और विद कीवर्ड्स के साथ स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स आपने यूज करने चाहिए. यूज इंपॉर्टेंट वर्ड्स इनसाइड द आंसर नेचुरली. Prepare both the main parts and the or parts. Exam advice: full marks usually come from correct wording, relevant points, and neat presentation, not from writing unnecessarily long answers. कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड. कुछ मिस्टेक्स होती है आपको इनसे अवॉइड करना चाहिए, जैसा कि डू नॉट राइट इनकम्प्लीट डेफिनेशन. ओके, डू नॉट मिस द रिक्वायर्ड एग्जाम्पल्स. डू नॉट राइट ओनली कोड when explanation is also needed. Do not use irrelevant extra point. Do not ignore the odd parts during preparation. And don't do the regular part or part together. Do not make tags and spelling mistake in HTML answers. Final advice: first complete the answer properly, then quickly check whether the required keywords, example, or references have been included.